वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरे एक दोस्त के बारे में बोलूँगा। मेरा एक दोस्त नासिर है उसका नाम। उसका एक चैनल है यूट्यूब में एन एजुकेशन के नाम से। वो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू अपने यूट्यूब चैनल पे डालता है, तो ज़रूर उसके चैनल को विज़िट करें। डिस्क्रिप्शन में उसके चैनल का लिंक डाला हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने पूरा इकोसिस्टम का चैप्टर पढ़ लिया है, अब आप करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। और मैं तथागत पांजा आप लोगों के साथ लाया हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट सेशन। और इस सेशन में हम एक एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। और पहले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें मैं चारों ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन बाद वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं जल्दी जल्दी कर लूँगा। और आई थिंक आप सब लोग अभी रेडी होंगे। और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम तथागत पांजा। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बायोलॉजी विद ब्रदर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये वाला लेक्चर, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसमें आप लोग अपना खुद का मार्क्स भी कैलकुलेट करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएंगे। और आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हालांकि लोग देख रहे हैं आप लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, एक एक लाइन को पढ़ते हुए समझते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज़ जनरली इन्वर्टेड। पहला ऑप्शन है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट। तो हमें ऑलरेडी पता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी इन्वर्टेड, तो ये तो पहले ही ऑप्शन से हमें एकदम निकाल देने हैं। फिर क्या कह रहा है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड। तो इसको आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ग्रासलैंड में डेफिनेटली जो ग्रासेस का नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आपने कोई भी ग्रासलैंड देखा है तो उसका तो ग्रास का नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके ऊपर अगर कोई गोट या ऐसा ही कुछ हार्बीवोर है तो उस हार्बीवोर का डेफिनेटली नंबर काफ़ी कम होता है। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो ये भी डेफिनेटली आपका इन्वर्टेड तो नहीं हो रहा है। हालांकि हमें पहले ही आंसर मिल चुका है कि ऑप्शन 1 जो हमें ऑलरेडी पता है कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जो है वो इन्वर्टेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो बायोमास इन सी जो होता है उसमें आपको प्रोड्यूसर से अगर ऊपर की लेवल पे जाएंगे तो आपको बायोमास डिक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। पिरामिड ऑफ बायोमास डिक्रीज़ नहीं, इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। क्यों? इसीलिए तो ये इन्वर्टेड है। क्योंकि आपका जो फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन का नंबर तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन आपका जो फाइटोप्लैंक्टन का इटसेल्फ बायोमास एट ए गिवन टाइम, उनके ऊपर जो लोग फीड करते हैं यानी जू प्लैंक्टन या फिर जो स्मॉल फिशेस, उनका बायोमास काफ़ी ज़्यादा होगा उन फाइटोप्लैंक्टन की तुलना में। इसीलिए यहाँ पे आपका इन्वर्टेड बायोमास, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास हो जाता है सी में। और लास्ट जो कह रहा है पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट, तो आपका फॉरेस्ट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ये एकदम आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अपराइट होगा, क्योंकि आपका जो फॉरेस्ट में ट्रीज़ होते हैं उनका बेसिकली बायोमास काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उनके ऊपर जो लोग फीड करते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। मैंने हर एक ऑप्शन को आपको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं और कैसे हमें आंसर तक पहुँचना चाहिए ये भी मैंने बता दिया है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि यहाँ पे ग्राम्स दे रखा है, यानी ये तो बायोमास है, लेकिन कैसा टाइप का होगा, क्या वो इन्वर्टेड होगा, क्या वो अपराइट होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें तो दो चीज़ तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है। पिरामिड ऑफ नंबर वो भी बिल्कुल भी नहीं। तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो हो सकता है। तो पहला है क्या, प्राइमरी प्रोड्यूसर का बायोमास क्या है 10 ग्राम। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर का बायोमास है 60 ग्राम। तो क्या ये आपका आंसर दिख रहा है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। तो आपको दिख रहा होगा कि दो जो क्वेश्चन थे एकदम सिमिलर थे। यहाँ पे आपसे पूछ लिया कौन सा वाला इन्वर्टेड होता है, जो कि मैंने आपको इकोलॉजिकल पिरामिड तो मैंने आपको हॉटस्पॉट बोल ही दिया था कि इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हॉटस्पॉट टॉपिक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहीं पे नीट 2019 में आपसे सिर्फ पूछ लिया कौन सा वाला इन्वर्टेड होगा। और आपका बेसिकली यहाँ पे नीट 2018 आई थिंक ये क्वेश्चन था, तो नीट 2018 में आपसे वही चीज़ घुमा के पूछ लिया। तो ऐसे ही आपका नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप देख लेना कि इकोलॉजी पे मैं जहाँ जहाँ पढ़ाया हूँ और जहाँ जहाँ आपको हॉटस्पॉट मार्क करवाया हूँ वहाँ से क्वेश्चन तो 100% आएंगे ही आएंगे। आप एकदम लिख के ले लो।
ठीक है, चलो एकदम हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि व्हिच इकोसिस्टम हैज़ मैक्सिमम बायोमास। तो ये आपको थोड़ा एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये आप एज ए इन्फॉर्मेशन भी याद रख सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सोच पाएंगे तो भी आप निकाल लेंगे कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, आपका ऑप्शन फोर्थ। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर आप फॉरेस्ट में देखेंगे तो फॉरेस्ट में आपका वुडी प्लांट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत तरीके के प्लांट मिलते हैं, बहुत तरीके के आपका जो एनिमल्स भी मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप सिर्फ प्लांट के ही बात करें तो बाकी जो प्लांट्स है वहाँ से ज़्यादा वुडी प्लांट्स होने के कारण उनका तो बायोमास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है उस फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बायोमास मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे बाकियों की तुलना में। जैसे कि बाकी ग्रासलैंड, पॉन्ड या लेक ये जो होते हैं इनमें काफ़ी कम होते हैं। आप लेक में सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो फाइटोप्लैंक्टन है, तो फाइटोप्लैंक्टन का तो बायोमास काफ़ी ज़्यादा कम होगा एज़ कम्पेयर टू आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कोई भी वुडी प्लांट। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होते हैं कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट जो है, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में कौन सा आपका मेन प्रोड्यूसर होते हैं। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में सनलाइट नहीं पहुंच पाता, और सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही एक आपका इकोसिस्टम है जहां पे सनलाइट पहुंच नहीं पाता, या फिर सनलाइट मेजर सोर्स ऑफ जो एनर्जी नहीं होता, या फिर यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिलेगा। यही आपको मैं इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को अब तक आंसर मिल चुका होगा, क्योंकि फोटोसिंथेटिक नहीं है तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी निकल जाएगा ऑप्शन से, ग्रीन एल्गी भी निकल जाएगा, और कोरल रीफ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बेसिकली कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप जो होते हैं वो मिलते हैं, फोटोसिंथेटिक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन पे अगर आएंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पायोनियर ऑन बेयर रॉक। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है आई थिंक, ये तो लाइकेन है, इसमें बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करने का भी ज़रूरत नहीं और ऑप्शन देखने का भी ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आई थिंक सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक जो हमने किया। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए इज़ नॉट ए, ऐसा नहीं दिया है, इज़ ए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। तो आपका क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो एक एक ऑप्शन को पढ़ते हुए चलते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका जो कह रहा है वो है एब्सेंस ऑफ वीड्स। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि क्रॉप जो इकोसिस्टम है, आप किसी अगर खेती में गए हैं तो वहाँ पे तो वीड तो बहुत उगते हैं, इसीलिए ही तो हमें फार्मर्स के लिए जो वीडिसाइड है उनका ज़रूरत पड़ते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन डजंट साउंड टू मच इंटरेस्टिंग, क्योंकि इकोलॉजिकल सक्सेशन हर एक जगह पे होता है, ऐसा नहीं है कि आपका जो क्रॉपलैंड है वहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एकदम ही आपका एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे हो सकता है, आपका सॉइल ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से पहुंच रहे हैं कि लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल सा लग रहा होगा कि लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों होगा, लेकिन नहीं, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपका जो है क्रॉपलैंड इकोसिस्टम एक आर्टिफिशियल है, क्योंकि ये मैन मेड है। आप जहाँ पे भी आप खेती करते हैं वहाँ पे ह्यूमन बीइंग है ही आपका कुछ जो पेड़ पौधे या फिर हमारा जो फूड एलिमेंट है उन क्रॉप्स को उगाते हैं। तो वो एक ह्यूमन मेड यानी आपका एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम आप कह सकते हैं। तो कुछ भी चीज़ अगर एंथ्रोपोजेनिक है तो उसमें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कम ही होगा, नेचुरल से तो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो इसीलिए आपका ये आंसर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को आप चाहे तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आपका काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग इसको गलत करते या फिर छोड़ देते। अब हम लोग आ चुके हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे, जो कि ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेवेंथ वाला क्वेश्चन। काफ़ी सारे लोग इसमें ये लोग जानते नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया नहीं है और इनडायरेक्टली भी कहीं भी दिया नहीं है। ये आपको बेसिकली एक्स्ट्रा एज एनसीईआरटी इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ टेंसले। और यहाँ पे आपका ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि 2016 में पूछा जा चुका है।
और आई थिंक अगर कभी भी यहाँ से आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आए तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं पूछे जाने की कि इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था, तो वो हो जाएगा आपका टेंसले। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि इकोलॉजिकल पिरामिड ये जो टर्म है ये आपको कौन दिया था, ये आपको दिया था चार्ल्स एल्टन नाम का एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि आपका ये इकोलॉजिकल पिरामिड जो टर्म है वो दिया था। तो अब हम लोग यहाँ पे 7th क्वेश्चन तक हमने आई थिंक हाँ कर लिया। अब हम लोग सीधा चलते हैं अपने जो 8th क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन पे। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन डीप ओशनिक वाटर आर, तो जो लोग डीप ओशनिक वाटर में रहते हैं वो आपका जनरली क्या होता है। तो ये मैंने आपको जब एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था कि ये लोग डेट्रिटिव होंगे। क्यों होंगे, इसका आंसर हम इसी क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे यहीं पे हमें मिल जाएगा कि यहाँ पे जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि डीप ओशनिक वाटर जहाँ है वहाँ पे तो ऑलरेडी आपका डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में ही सनलाइट नहीं पहुँच रहा है, तो आपका जो ओशन का लोएस्ट जो लेयर होगा वहाँ पे तो सनलाइट का कोई चांसेस नहीं है पहुँचने की, तो वहाँ पे तो आपका कोई भी एज अ प्रोड्यूसर नहीं रह पाएगा। और जनरली जो आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जनरली एकदम डीपेस्ट वाटर में नहीं रह पाते क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको खाना अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ पे क्यों रहेगा, इसीलिए वहाँ पे मेनली आपका डेट्रिटिव होर्स है वो मिलते हैं। डेट्रिटिव होर्स क्यों मिलते हैं, क्योंकि पूरा जो डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि डेड हो चुके हैं वो लोग गिर रहे हैं, वो लोग वहाँ पे गिरेंगे और गिरने के बाद उनका जो डिकम्पोजिशन होगा वो बेसिकली ये डिकम्पोजर्स करेंगे। आसान क्वेश्चन, उतना कुछ सोचने वाला नहीं था अगर आपने मेरा लेक्चर को अच्छे से देखा होगा तो। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ रहा है कि ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन नहीं है, चारों चीज़ों को हमें अच्छे से पढ़ना है, एनालाइज करना है। पहला कह रहा है कि द नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि आपका बेसिकली जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके चेंजेस के साथ यहाँ तक कि आपका जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो भी चेंज कर सकता है, तो ये कांस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये पहले ही गलत हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है कि द चेंजेस लीड टू ए कम्युनिटी दैट इज़ नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड पायोनियर कम्युनिटी। जी नहीं, इसको आप पायोनियर नहीं कहते, इसको आप क्लाइमैक्स कहते हैं। काफ़ी आसान ऑप्शन दिया गया है, कोई कन्फ्यूजिंग उतना था नहीं यहाँ पे। द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन ए स्पीसीज कॉम्पोजिशन ऑकर्स इन ए गिवन एरिया, ये तो काफ़ी सही लग रहा है। 4th ऑप्शन तक हमें जाना चाहिए क्योंकि अगर 4th वाला मोर करेक्ट हो गया तो हमें 3rd एलिमिनेट करना पड़ेगा। 4th क्या कह रहा है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज़ वेरी फास्ट इन इट्स प्राइमरी फेज, बिल्कुल गलत, ये स्लो होगा। आपका सेकेंडरी सक्सेशन काफ़ी फास्ट होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है, और क्यों फास्ट होता है ये भी हमने पहले पढ़ा है, मैं उसको यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है उनके बारे में है। आई थिंक पूरा क्वेश्चन एक स्क्रीन में नहीं आ पा रहा होगा, चलिए हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग एकदम ऑप्शन पढ़ते हुए जाते हैं कि क्या पूछ रहा है, करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। तो पहला वाला क्या कह रहा है कि गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, सेडिमेंटरी न्यूट्रिएंट साइकिल, अच्छा, इन दोनों के बारे में कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ये हमें पूछ रहा है। तो पहला क्या कह रहा है, गैसियस में आपका क्या आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, करेक्ट है, लेकिन सल्फर आ रहा है, ये आपका गलत हो जाता है, और बाकी ऑप्शन देखने का भी ज़रूरत नहीं है। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल में यहाँ पे क्या आ रहा है, सल्फर एंड फॉस्फोरस, बिल्कुल भी गलत, यहाँ पे फॉस्फोरस एंड सल्फर नहीं होगा। गैसियस क्या होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन होता है, और सेडिमेंटरी में फॉस्फोरस एंड सल्फर आता है। तो हमें दिख गया है कि ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। यहाँ पे आपका, आप चाहे तो ऑप्शन 4 देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको सल्फर मिल रहा है जो कि सेडिमेंटरी होगा, इसीलिए ये भी गलत हो जाता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए 11th क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए ट्रॉपिक लेवल एट ए पार्टिकुलर टाइम इज़ कॉल्ड, अरे मैंने तो ये आपको हॉटस्पॉट मार्क करवाया था और याद रखने का एक ट्रिक भी दिया था कि मास ऑफ क्या कह रहा है, लिविंग मटेरियल। तो ये चीज़ आपको याद रखना था कि आपका अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि मास ऑफ आपका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, तो एक चीज़ आंसर होता है, और यहाँ पे कह रहा है कि लिविंग मटेरियल, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। और यहाँ पे वो दोनों ही ऑप्शन में है, एक तो है स्टैंडिंग क्रॉप भी दिया हुआ है, एक है आपका स्टैंडिंग स्टेट भी दिया हुआ है। अब बोलिए कौन सा आंसर होगा, स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्रॉप? इसका आंसर हो जाएगा स्टैंडिंग क्रॉप। मैंने आपको ऐसे ही याद रखने को कहा था कि क्रॉप इटसेल्फ एक चीज़ है जो कि ऑर्गेनिक है, तो इसीलिए स्टैंडिंग क्रॉप जहाँ पे भी मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, लिविंग मटेरियल, और अगर इनऑर्गेनिक होगा तो डेफिनेटली वो स्टैंडिंग स्टेट होता। चलिए हम लोग 12th क्वेश्चन पे आ चुके हैं।
वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन ए बायोटिक कम्युनिटी इज़ नोन एज। इससे आसान क्वेश्चन तो कभी मैं आपसे पूछ नहीं सकता कि इसको स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी हाईलाइटर से मार्क करवाया था हॉटस्पॉट के रूप में कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या है। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है कि डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, या आप एक स्टडी मटेरियल के रूप में भी रख सकते हैं कि डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, नॉट द सेम लेवल। ये आपको मतलब पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड है, बहुत अच्छे से इसको याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि आप देखिए 2015 में आपको डायरेक्टली स्ट्रैटिफिकेशन का डेफिनेशन पूछ लिया। अब ऐसा सोचिए 2022 में ऐसा पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन, और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन ऐसा दे दे कि वर्टिकल के जगह वो हॉरिजॉन्टल दे सकता है, तो फिर तो काफ़ी आसान होगा। और या फिर अगर थोड़ा टफ करने का इच्छा हुआ तो ऐसा दे देगा कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, या फिर आपका डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग सेम लेवल। ऐसे क्वेश्चन आपको मोल्ड करके बन सकते हैं, तो उसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से रेडी रहना पड़ेगा। इसके बाद भी बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन कि सेकेंडरी सक्शन टेक्स प्लेस ऑन। हमें ऑलरेडी पता है कि सेकेंडरी सक्शन कहाँ हो सकते हैं, ऐसे जगह पे हो सकते हैं जहाँ पे आपका ऑलरेडी कुछ लिविंग मटेरियल कभी ना कभी प्रेजेंट था किसी तरीके से, या फिर किसी कारणवश वो आपका इरेडिकेट हो गया, वही जगह पे आपका ये सेकेंडरी सक्शन हो सकता है। तो हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डी, जो कि है डिग्रेडेड फॉरेस्ट। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिविंग था, कुछ कारण से वो डिग्रेड हो चुका है, यानी इरेडिकेट हो चुका है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन पे कह रहा है कि मोस्ट एनिमल्स आर ट्री डवेलर इन। तो बेसिकली ये आपका थोड़ा आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल है, लेकिन अब प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, तो आप इसको एकदम स्टार मार्क कर लीजिए और इसके आंसर को चाहे तो एनसीईआरटी में इंक्लूड कर लीजिए, या फिर इसको आप क्या कीजिए, रट लीजिए कि आपका मोस्ट एनिमल्स आर ट्री डवेलर इन, बेसिकली आपका हो जाएगा आंसर इसका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि जहाँ पे भी आपको फॉरेस्ट के बारे में कुछ एक्सेप्शनल पूछ रहा है तो उसका आंसर हो रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर ऐसा ही कुछ ऑफ बीट टाइप का क्वेश्चन आ गया कि इस जगह पे इस टाइप ऑफ फॉरेस्ट पे सबसे ज़्यादा ये मिलता है, सबसे ज़्यादा वो मिलता है, तो आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रिस्क चाहे तो ले सकते हैं। मैं चाहे तो कह रहा हूँ क्योंकि इसका तो कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपको नॉलेज पता नहीं है तो आप कर लेंगे, लेकिन हाँ अगर आप चाहे कि चलो एक दो ऐसे ट्राई करते हैं, क्योंकि नो रिस्क नो गेन, तो एक दो अगर आप रिस्क लेंगे तो उस पर आप रिस्क लगा सकते हैं। क्योंकि अब जनरली देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में जहाँ भी क्वेश्चन आया है वहाँ पे आपको ऐसा ही कुछ पूछा गया है और उसका आंसर हर बार आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही आया है। चलिए 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक हम लोग आधा क्वेश्चन के आसपास चले ही आ चुके हैं ऑलरेडी। तो यह क्या कह रहा है कि इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आपसे मार्क करवाया हुआ, बहुत ही एक हमारे लिए आसान सा क्वेश्चन, और हमारा ये आपका हॉटस्पॉट क्वेश्चन है। पहला क्या कह रहा है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जी यहाँ पे तो सेकेंडरी बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस के थ्रू। नेट प्रोडक्टिविटी माइट बी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कह रहा है। नेट प्रोडक्टिविटी, जी हाँ नेट प्रोडक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका प्राइमरी चीज़ आना चाहिए। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइट बी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइट बी। तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ये तो हम श्योर है। तो इन दोनों में से आपसे कौन सा आंसर होगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस से जो हो गया, कोई रेस्पिरेटरी लॉस के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज़ जीपीपी। यहाँ पे अगर रेस्पिरेटरी लॉस को कंसीडर कर लेता, यानी जो आपका जो है सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होता है, ऐसा पूछ लेता। अगर आपको ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता था कि द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर इज कॉल्ड, तो वहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाता है, एनपीपी, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और आपको पता भी होगा। इसके बाद हमारा एक मैट्रिक्स मैचिंग क्वेश्चन आ चुका है। मैट्रिक्स मैचिंग क्वेश्चन जनरली टाइम कंज्यूमिंग होते हैं लेकिन काफ़ी आसान होते हैं। तो हम लोग 16वें क्वेश्चन पे पहले एक एक करके मार्क करते हुए चलते हैं। तो पहला वाला क्या है, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म तो हमें ऑलरेडी पता है कि अर्थवर्म आपका डेट्रीटिव हो रहा है क्योंकि वो लोग फ्रैगमेंटेशन में हेल्प करते हैं। अरे भाई साहब, यहाँ पे तो एक ही से आंसर मिल गया है, ए का 2 सिर्फ एक है। तो आप चाहे तो ऐसे मैट्रिक्स मैचिंग क्वेश्चन में आप ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कि जिसमें चारों में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसका मतलब उसमें अगर आप सिर्फ उसका ही आंसर एकदम, हाँ ये आप तभी अप्लाई कीजिए जब आप उसके आंसर के उसके आंसर को लेके एकदम 100% 1000% कन्फर्म है, तभी आप ये काम कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। हाँ, इसके बाद हम लोग बाकी भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो सक्सेशन जो है, सक्सेशन में हाँ प्राइमरी प्रायोनियर स्पीसीज आ सकते हैं, क्लाइमैक्स हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं।
इकोसिस्टम सर्विसेज में पॉलिनेशन आसान है, पॉपुलेशन ग्रोथ में नेटलिटी यानी बर्थ रेट काफ़ी आसान था। अरे ये तो मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करवाया था कि आपका जो फॉस्फोरस साइकिल है उसका जो डायग्राम दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। और मुझे अभी बिना ऑप्शन देखे अभी मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पे जो ए होगा बेसिकली वो आपका डेट्रिटस होना चाहिए। डेट्रिटस क्यों होना चाहिए? डेट्रिटस इसीलिए होना चाहिए आपका क्योंकि वहाँ पे डेट्रिटस नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि डेट्रिटिवोर जो है, क्योंकि यहाँ पे ए जो है उनको डेट्रिटस भी आप कह सकते हैं, वहाँ से फिर से सॉइल सॉल्यूशन में आपको मिल रहा होगा। और सी आपका ऐसा कह सकते हैं प्रोड्यूसर होगा। हम लोग हाँ बिना ऑप्शन देखे कोशिश करते हैं कि कितना मुझे याद है और आप लोग भी कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये तो मैं कंफर्म हूँ कि ये जो सी है ये बेसिकली प्रोड्यूसर होगा और बी जो है वो आपका रॉक सॉइल या फिर आपका जो लिटर फॉल आप कह सकते हैं वो हो सकता है, और आपका रॉक मिनरल भी आप कह सकते हैं उसको। और आपका ए जो होगा वो आपका जो डिकम्पोजर्स जो यानी डेट्रिटस जो है वो हो सकते हैं। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हुए चलते हैं। पहला कह रहा है कि ए आपका होगा रॉक मिनरल, बिल्कुल गलत। ए आपका होगा लिटर फॉल, बिल्कुल भी गलत, एकदम ही ऐसा हो नहीं सकता। इसके बाद हाँ ए कह रहा है कि डेट्रिटस, बी रॉक मिनरल, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला ऑप्शन। आई थिंक मैंने भी ए को वहाँ पे डेट्रिटस, जी हाँ हमें मिल चुका है ऑप्शन, क्योंकि ए में डेट्रिटस बाकी में तो नहीं है। ए में डेट्रिटस क्योंकि ए का तो प्रोड्यूसर हो ही नहीं सकता, तो ए का आपका डेट्रिटस हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 17 का सी। चलिए हम लोग 18 पे चलते हैं। 18 पे आप लोगों को आई थिंक क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा होगा कि लिंडेमैन्स 10% लॉ आ चुका है। क्या कह रहा है कि 20 जूल ऑफ एनर्जी इज़ ट्रैप्ड एट द प्रोड्यूसर लेवल, यानी आपका जो ये प्लांट है इसमें आपका कितना है? इसमें आपका 20 है। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट अवेलेबल, अच्छा हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक एज फूड इन द फॉलोइंग चेन। तो बेसिकली आप क्या करेंगे? आप 10% लॉ लगाते हुए चलेंगे, यानी आप इसको क्या करेंगे? इसको 10 से डिवाइड करते हुए चलेंगे, क्योंकि 10% करके ही आपका अगले ट्रॉफिक लेवल पे रह रहा है। तो आप इसको 10 से डिवाइड करते हुए चलेंगे उस लेवल तक, यानी पीकॉक के जो पीकॉक पूछा है ना यहाँ पे, हाँ पीकॉक पूछा है यहाँ पे। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं आपको एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक आपका ये फूड चेन दिखा देता और पूछ लेता आखिरी वाला नहीं, बीच में किसी एक। तो आप लोग बहुत सारे लोग गलत कर देते, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि हाँ मुझे तो आखिरी वाला ही पूछ रहा होगा। तो चलिए इसका तो हम लोग अगर 10 से डिवाइड करते हुए चलेंगे तो इसका हो जाएगा कितना? इसका हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 0.2, इसका हो जाएगा 0.02, ठीक है ना। तो पीकॉक का जो हो जाएगा ये 0.02, इसका जो हमें ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा इसका 0.02। ये आप 10% लॉ के थ्रू कर रहे थे। नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस, हमें कुछ देखना नहीं चाहिए, रॉक एकदम, कोई भी ऐसा आपको यहाँ पे हेजिटेट करने की बात नहीं है। सबसे आसान क्वेश्चन आई थिंक अभी तक जो हमने किया, या फिर दूसरा सबसे आसान क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे आसान क्वेश्चन थे। हम लोग 20th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज़ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय, ये मैंने आई थिंक आज ही यहाँ पे जब प्रीवियस ईयर्स करवा रहा था तो आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि ये कंज्यूमर्स जिस रेट पे तैयार करते हैं उसको आप क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी जो आपका प्रोड्यूसर जिस रेट में करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जिस रेट में करते हैं उसको आप क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और कंज्यूमर करे तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसके बाद मैं कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आई थिंक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया और पूरा चैप्टर आपको एक और बार आई थिंक बहुत अच्छे से रिवाइज भी करवा दिया है। तो आई थिंक थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, बियर विथ मी प्लीज़। तो चलिए हम लोग 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इज़ करेक्टली डिस्क्राइब। मैंने आपसे कहा था कि डिकम्पोजिशन जो है उसके सारे जो स्टेप है उस स्टेप का बेसिक डेफिनेशन आपको याद रखने हैं। और मैंने आपसे ट्रिक्स भी सिखाया था कि कैसे आप पहले ये फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर आपका लीचिंग होगा, फिर कैटाबोलिज्म होगा, फिर ह्यूमिफिकेशन होगा, फिर मिनरलाइजेशन होगा, कैसे आपको एक एक चीज़ याद रखने हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो पहला क्या कह रहा है कि कैटाबोलिज्म लास्ट स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन अंडर फुल्ली एनारोबिक कंडीशन। ये लास्ट वाला बिल्कुल गलत है, ये आपका मिनरलाइजेशन जो स्टेप है वो लास्ट होता है। तो ये तो ऑप्शन 1 बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। लीचिंग, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट राइजेस टू द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल।
मुझे जितना याद है और आई थिंक आप लोगों को भी याद होगा कि ये टॉप नहीं, आपका बॉटम लेयर ऑफ सॉइल में ये बेसिकली हमें मिलते हैं। तो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक ये तो ठीक है कि वाटर सॉल्युबल होना चाहिए लीचिंग के लिए, लेकिन ये टॉप लेयर ये वाला गलत है, तो इसके लिए आंसर नहीं होगा। फ्रैगमेंटेशन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म, यहाँ तक तो अभी तक मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन यही लगा। फोर्थ पढ़ लेते हैं, ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड सब्सटेंस, अच्छा है करेक्ट। सब्सटेंस विच अंडरगोज माइक्रोबियल एक्शन एट वेरी फास्ट रेट, बिल्कुल गलत, वेरी स्लो रेट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आसान क्वेश्चन है, अभी तक कोई भी ऐसा परेशानी वाला क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है। 22nd क्वेश्चन स्टार मार्क किया हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करना है। Which two distinct microbial processes are responsible for the release of fixed nitrogen as dinitrogen in the atmosphere? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली डीनाइट्रिफिकेशन जो है उसके कुछ प्रोसीडियर के बारे में पूछ रहा है कि फिक्स नाइट्रोजन को आप नाइट्रोजन गैस के रूप में फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दे रहे हैं। तो ये तो आप लोगों को पता है कि ये डीनाइट्रिफिकेशन स्टेप है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन पढ़ते हुए चलते हैं। पहला कह रहा है कि एरोबिक नाइट्रेट ऑक्सीडेशन। अरे भाई ये तो बेसिक आप केमिस्ट्री से भी समझ सकते हैं कि अगर नाइट्रेट जो है NO2 तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा तो वो तो और भी ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, यहाँ पे हमें तो रिड्यूस करना है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो रहा है, हमें तो सही पूछा है तो बिल्कुल ये नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्सन ऑफ डाई नाइट्रोजन टू एमोनियम कंपाउंड। अरे हमें कह रहा है कि नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे तो कह रहा है नहीं, हम तो नहीं मानेंगे जी, हम तो यहाँ पे एमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा तो कैसे, ऐसा नहीं चलेगा। ऑप्शन सी कह रहे हैं कि एंटेरिक फार्मेंटेशन इन कैटल एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम। अरे ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहा है, हमें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछ ही नहीं रहा है, हमें तो डीनाइट्रिफिकेशन पूछ रहा है। तो हमें तो आंसर तो ऑप्शन 4 ही होना चाहिए। तो फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन आप लोगों को दिख गया होगा। एन एरोबिक एमोनियम ऑक्सीडेशन, यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा। एमोनियम मतलब NH4+, अगर हाइड्रोजन का यहाँ पे अगर निकल जाए तो वो ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका मतलब आपका ये एनारोबिक एमोनियम ऑक्सीडेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ा एनालिटिकल था, थोड़ा पढ़ना भी पड़ता था और थोड़ा केमिस्ट्री का भी नॉलेज लगता था, लेकिन बेसिक नॉलेज है, आई थिंक आप लोग ने ठीक से कर ही लिया होगा। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंज्यूमर इन ए मेज इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि वुल्फ नहीं हो सकता, लायन नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो ही नहीं सकते। ये लोग तो आप सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि ये लोग कार्निवोर है। हमें तो प्राइमरी कंज्यूमर, मैंने आपसे ये समझाया था कि प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवोर, ये सब चीज़ को काफ़ी अच्छे से करना है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको प्राइमरी के बाद जो वर्ड दिया हुआ है उसके थ्रू आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर पूछ रहा है तो पहली बार जो कंज्यूम कर रहा होगा कुछ खाने को तो उसी को प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। लेकिन प्राइमरी कार्निवोर जो है वो प्राइमरीली मीट खा रहा है, लेकिन उससे पहले वो सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों होगा, क्योंकि उससे पहले भी वो जिसको खा रहा है वो उसने ऑलरेडी एक प्लांट को खा रखा है, तो इसीलिए वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता। तो प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हमें यहाँ पे बेसिकली जो हार्बीवोर ढूंढना था, फाइटोप्लैंक्टन इटसेल्फ प्रोड्यूसर है, तो ग्रासहोपर आंसर हो जाएगा। और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा फिर लेक्चर आपका। 24th क्वेश्चन आ चुका है। हम लोग यहाँ पे आई थिंक 30 या 31 क्वेश्चन आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, 31 आई थिंक। तो इसके बाद अब चाहे तो आप खुद फिर से बाकी का प्रीवियस ईयर्स कर लीजिए, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर्स ज़रूर कीजिए और बार बार कीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने जो जो चीज़ें हाईलाइट किया अभी तक, आई डोंट थिंक एक भी क्वेश्चन या फिर एक दो अगर थोड़ा आउट ऑफ NCERT आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आया है तो उन लोगों को छोड़ के जनरली सारे क्वेश्चन एकदम आप लिख के ले लो। सारे क्वेश्चन मेरे जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स थे वहीं से आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि वही से तो आएगा ना भाई, और कहाँ से पूछेगा। आपका तो कोई आपका दूसरे बुक से क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा है, आपका पूछेगा तो NCERT से ही, वही डिफाइंड सिलेबस है। चलिए पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। When a man eats fish which feeds on zooplankton which have eaten small plant, the producer in this chain is। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, आपको बेसिकली वो ऑप्शन के थ्रू पूछ रहा है कि अगर कोई जू प्लैंकटन को अगर कोई फ़िश फीड करता है और फिश को हम खाते हैं तो उस इकोसिस्टम में या फिर उस फूड चेन में प्रोड्यूसर कौन है। तो हमें तो ऑलरेडी पता है कि फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पे प्रोड्यूसर होगा। तो
यहाँ पे तो पहले तो फिश दे रखा है, बिल्कुल गलत। मैन तो और भी गलत। जू प्लैंकटन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो फोटोसिंथेटिक नहीं है। स्मॉल प्लांट, यहाँ पे आपको अगर डायरेक्टली यहाँ पे आपको फाइटोप्लैंकटन दे देता तो ये सबके लिए एकदम इजी क्वेश्चन हो जाता, लेकिन उतना इजी नहीं रखा, यहाँ पे स्मॉल प्लांट दे दिया। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग हड़बड़ी में इसको जू प्लैंकटन भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल होता है, काफ़ी प्रेशर होते हैं। Which of the following is not a gaseous biogeochemical cycle in the ecosystem? Not ध्यान रखना, ये भी ऑलरेडी आपको मार्क करवाया हुआ क्वेश्चन है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। जो फॉस्फोरस साइकिल है ये आपका गैसियस नहीं होगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर सल्फ़र भी तो नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है कि गैसियस में किसका इनपुट नहीं है। आपका सल्फ़र जो है उसका तो SO2 के रूप में सल्फ़र का एयर में आउटपुट हो सकते हैं या फिर इनपुट हो सकते हैं। नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल तो ऑलरेडी आपका गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल है, हमें पता है। लेकिन इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे कि सर सल्फ़र क्यों नहीं है, ये पूछेंगे, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सल्फ़र इसलिए नहीं होगा क्योंकि SO2 के रूप में आपका एरोबिक इनपुट सल्फ़र में हो सकते हैं। चलिए 26 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ऑफ ए इन द फॉलोइंग फूड चेन। आई थिंक आसान क्वेश्चन होगा, फूड चेन से तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लांट है, उसके बाद इंसेक्ट है, इंसेक्ट को फ्रॉग है, फ्रॉग को कुछ ए है, उस ए के बाद ईगल है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन दिखना भी नहीं चाहिए, एकदम आपका कोबरा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन और सुंदर क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप एकदम इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। इसका इम्पोर्टेंट मार्क कर लो मतलब इस हिसाब से कि इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जिस भी साल इसको पूछा गया था, आपको 2012 में पूछा गया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको बेसिकली पूरा ना तो इन्वर्टेड दिख रहा होगा, ना तो आपका अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड दिख रहा होगा। इसमें आपको ये थोड़ा सा आपको स्पिंडल शेप दिख रहा होगा। और स्पिंडल बोलते ही आई थिंक आप लोगों को वो इनटेक्स्ट क्वेश्चन याद आ रहा होगा, जो कि मैंने आपको मार्क करवाया था और पढ़ाया भी था और समझाया भी था कि कैसे वो जो आपका स्पिंडल शेप पिरामिड है वो कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है और किस चीज़ में बनता है, तो वो भी मैंने आपसे समझाया था। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। गिवन बिलो इज एन इमेजिनरी पिरामिड ऑफ नंबर, व्हाट कुड बी द वन पॉसिबिलिटी अबाउट सर्टेन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट लेवल। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे और आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर सिर्फ एक है, कंज्यूमर 500 है, और उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो 50 है, और टर्शियरी कंज्यूमर जो होगा वो 10 है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एक सिंगल ट्री इकोसिस्टम जो है उसका एग्जांपल है, जो कि आपका ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी पे लिखा भी दिया था आपको, आप लोग आई थिंक मार्क कर लिए होंगे, जो कि आपका स्पिंडल शेप्ड पिरामिड होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पीसी दैट इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर इज इंसेक्ट एंड द लेवल ऑफ एससी दैट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर इज स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड। अभी तक तो सुन के काफ़ी करेक्ट लग रहा है कि प्राइमरी कंज्यूमर जो इंसेक्ट होगा इसलिए काफ़ी ज़्यादा नंबर होगा, और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड है। हो सकता है ये वाला करेक्ट। द लेवल ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर इज़ फाइटोप्लैंक्टन, बिल्कुल गलत। फाइटोप्लैंक्टन तो हो ही नहीं सकता, ये आपका एक जो टेरेस्ट्रियल वुडी ट्री इकोसिस्टम आप कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद द लेवल ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर इज़ पीपल ट्री, हो सकता है क्योंकि पीपल ट्री एक लार्ज वुडी ट्री है। एंड द लेवल ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर इज शीप, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को पता है कि सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाते हैं, यानी उनको कार्निवोरस होना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे पहला ऑप्शन पे सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है ये गलत है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। द प्राइमरी कंज्यूमर इज़ रैट, द प्राइमरी कंज्यूमर इज़ रैट एंड सेकेंडरी कंज्यूमर इज़ कैट। तो ये हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि एक ट्री इकोसिस्टम है, तो वहाँ पे आपका प्राइमरी कंज्यूमर बिल्कुल भी रैट नहीं होगा, बेसिकली वहाँ पे इंसेक्ट ही होगा। ये भी गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मतलब आप एकदम क्या कहे, मस्त क्वेश्चन है एकदम। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लेता तो कट ऑफ तो कितना लो जाता, और तब ऐसा होता भी था, कट ऑफ काफ़ी लो जाता था। आज की तरह ऐसा नहीं होता था कि अब 580 600 नंबर पे भी आप लोग सोच रहे हैं कि यार कौन से कॉलेज में मिलेगा। तब तो 600 नंबर मतलब वाह क्या बात है, एकदम टॉप कॉलेज मिलता, 600 620 में टॉप कॉलेज मिलता तब। चलिए हम लोग थोड़ा भावुक हो गया था मैं। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not a functional unit of ecosystem? अरे ये तो मैंने आपको दो चैप्टर पे आई थिंक मार्क करवा दिया है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में और यहाँ पे भी,
कि फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम क्या नहीं है, तो उसके लिए पहले फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम क्या है वो जानना पड़ेगा। तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है प्रोडक्टिविटी, फिर आपका एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन और आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, यही सब होता है। लेकिन ये जो स्ट्रैटिफिकेशन दिया है ये नहीं होगा, ये आपका बायोलॉजिकल कम्युनिटी का होता है, यानी बायोटिक जो कम्युनिटी जिसको आप कहते हैं उसका होता है आपका ये स्ट्रैटिफिकेशन। ये कोई भी इकोसिस्टम का फंक्शनल जो यूनिट है वो नहीं होता। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आंसर इसका यही होगा। 29th क्वेश्चन, द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन। तो अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर कहाँ पे एब्सेंट होगा, हमें ऑलरेडी पता है जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वहाँ पे अपराइट पिरामिड ऑफ अपराइट जो पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो आपका जनरली आपका प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फॉरेस्ट की बात करें तो पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो अपराइट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि फॉरेस्ट मतलब तो बहुत सारा अमाउंट ऑफ प्लांट होगा, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन थोड़ा गलत है। यहाँ पे सिंगल ट्री इकोसिस्टम अगर कहता है तो बेस्ट ऑप्शन होता है वो। लेकिन अगर आप बाकी का भी देखेंगे, आपका पॉन्ड कह ले या फिर लेक कह ले, इन दोनों में आपका जो है फाइटोप्लैंक्टन है मेजर प्रोड्यूसर होगा, तो उसका तो नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे तो इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता। और ग्रासलैंड मैंने ऑलरेडी पहले ही क्वेश्चन में आई थिंक एक्सप्लेन किया था। तो आपका बेसिकली ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आपका फॉरेस्ट ही रह जाता है आंसर। लेकिन यस, यू आर करेक्ट कि इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए था वो सिंगल ट्री इकोसिस्टम, जो जिसका कि एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू भी हमने समझा था और ये वाला डायग्राम के थ्रू भी हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया था। तो 30th क्वेश्चन आ गया है, ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत ही आज सेशन करके काफ़ी अच्छा लगा होगा आई थिंक, और आप लोगों को पता चल चुका होगा कि इकोलॉजी में मैंने जहाँ से पढ़ाया है क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा। एटलीस्ट अभी तो क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो आएगा तो वहीं से आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई रैबिट इन ए ग्रासलैंड। हम बहुत बार कर चुके हैं, एकदम पक चुके हैं इस क्वेश्चन से, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका। क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई रैबिट, यानी आपका जो हार्बीवोर है वो कितना बना रहा है, मतलब कंज्यूमर कितना बना रहा है, तो आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगा। इसमें आप कभी भी आपका प्राइमरी नहीं होगा, आप प्राइमरी मत मार्क कर दीजिए। और आपका प्राइमरी में ग्रॉस और नेट हो सकता है, सेकेंडरी में ग्रॉस नेट ऐसा कुछ यहाँ पे हमारे सिलेबस में एटलीस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे ये पूछ लेता कि रैबिट के लिए कंज्यूम करने के लिए कितना प्रेजेंट होता तो आपका आंसर हो जाता नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं एकदम हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन पे, और इसी क्वेश्चन के साथ आज का जो सेशन है उसका एंड करूँगा मैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसीरी इज ऑक्यूपाइड बाई प्लांट्स लाइक। ये आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, चाहे तो अगर आप अपने एनसीईआरटी पे इसको इंक्लूड कर सकते हैं। आपका जो हाइड्रोसीरी यानी हाइड्रार्च जो सक्सेशन है, उस सक्सेशन में सेकेंड स्टेज कौन ऑक्यूपाई करते हैं। तो हमें पता है कि प्राइमरी हाइड्रार्च सक्सेशन जो है उसमें पहला स्टेज आपका जो फाइटोप्लैंक्टन है वो ऑक्यूपाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं। तो इनमें से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाला रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं। तो ये आप लोगों को तो आई थिंक नहीं पता होगा, अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पता है तो आप छोड़ सकते हैं। इसका आंसर होगा वेलिसिनेरिया। आप चाहे तो याद रख सकते हैं कि चलो 2012 में आया था, मेंस में आया था 2012 में, तो आप इसको याद रख सकते हैं, अगर चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैंने पूरा आपका PYQ जो है 2012 आई थिंक 2012 तक काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर दिया है, और अगर आप चाहे तो 2006 तक भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इतना जो किया है, इससे आपको एक चीज़ समझ आ जाना चाहिए कि इकोलॉजी में बेसिकली 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आई थिंक मैंने नहीं पढ़ाया था या फिर मेरा पढ़ाया हुआ से बाहर आया था। बाकी के सारे जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी आसान थे, NCERT बेस्ड थे, और मैंने जहाँ से पढ़ाया वहीं से आया था। तो आई थिंक आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे से किया होगा। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख तो रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूर से लाइक कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आई थिंक आप लोगों को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मैं आगे भी कोशिश करूँगा ऐसे ही बहुत सारे सेशन लाने की। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।